अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर किसने देखा है। माइक ऑन करके बताएं। जैसा कि हमने 2 दिन में HTML कवर की है, तमाम चीज़ें हमने पहले समझी थी, वेब डेवलपमेंट क्या होती हैं। फिर इसके बाद कल मैम मानूर ने दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइज करवा कर HTML कंप्लीट करवाई थी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप सबने देखा। एक्सक्यूज मी मैम, रिपीट करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप सबने कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा HTML का, क्योंकि आज हम CSS पढ़ने वाले हैं और CSS तभी अप्लाई होती है जब आप सबको HTML आती हो। ठीक है, तो आप लाजमी देखिएगा अगर किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा तो। आज मैं CSS स्टार्ट करवाने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है CSS को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। तो स्टूडेंट से देखेंगे, ये आपकी बुक का चैप्टर है। हम बुक पे से भी तमाम चीजों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ जो हमने आपकी स्लाइड्स प्रिपेयर की थी वहां पर भी देखेंगे हमने क्या चीजें कवर की। तो सबसे पहले तो मैं आपका फोल्डर ओपन करती हूँ जो हमने फर्स्ट डे बनाया था डेस्कटॉप पर, डेस्क का प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। फोल्डर ओपन करने का क्या तरीका था, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड कर देंगे। जैसे ही हम ओपन विथ कोड करेंगे तो ये हमारा फोल्डर VS कोड पर ओपन हो जाएगा। ये VS कोड का इंटरफेस है। ठीक है, कल हमने देखा था कि फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। और ये भी मैं तमाम कोड हटा देती हूँ, आपके आपके लेवल पे हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ फाइल। ठीक है, और CSS की फाइल भी डिलीट कर देती हूँ। फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं और फोल्डर किस तरह से बनाते हैं, ये तमाम चीजें हम कल देख चुके हैं। लेकिन अभी हमारी CSS की क्लास है तो मैं दोबारा से फाइल बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी। ठीक है, ये कुछ इमेजेस थी जो मैंने गूगल से डाउनलोड की थी अपने इस फोल्डर में, डेस्क का प्रैक्टिस के नाम से। इस फोल्डर में कुछ इमेजेस मैंने वो की हैं डाउनलोड। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर होवर कर रही हूँ, होवर का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पर माउस लेकर जाना, कर्सर लेकर जाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो न्यू फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं अगर जूम करके दिखाऊं VS कोड को तो देखें, यहाँ पे जब मैं प्लस साइन पे होवर कर रही हूँ तो न्यू फाइल, और यहाँ पे होवर कर रही हूँ तो न्यू फोल्डर। हमें बनानी है न्यू फाइल। न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया और मैं बनाती हूँ HTML की फाइल। जब भी हम HTML की फर्स्ट फाइल बनाते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML। अब मैम, इंडेक्स क्यों होती है, सवाल आता है ना ये, इंडेक्स ही क्यों फर्स्ट फाइल का नाम। तो अभी के लिए आप सब सिर्फ इतना समझेंगे, जब भी हम किसी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे वर्सल है, गिटहब पेजेस है, तो वो हमें क्या कहता है कि हमें फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स डॉट HTML का चाहिए। उसके बाद भले जितनी भी HTML की फाइल बनाएं, अपनी तरफ से नेमिंग कन्वेंशन दे दें, पेज 2, होम डॉट HTML, अबाउट डॉट HTML, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडेक्स डॉट HTML फर्स्ट फाइल हमेशा नाम होती है, ये एक कन्वेंशन कहते हैं इसको। जैसे मैंने इंटर किया तो देखिए कि मेरे पास HTML की फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। ये हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML की फाइल क्रिएट हो गई, और आप यहाँ देखें टैग्स बने हुए जो कि HTML की पहचान है। हमने बॉयलर कोड जनरेट करना देखा था, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आएंगे,
HTML फाइल के अंदर, ठीक है। शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, एम्बेडेड, ठीक है। आपने फर्स्ट वाले पर इंटर कर देना है। जैसे ही हम फर्स्ट वाले पर इंटर करते हैं तो ये हमारे पास कुछ कोड है जो कि पहले से जनरेट होता है। अगर हम इस कोड को गौर से देखें तो ये वही कोड है जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, डॉक टाइप HTML। ये क्या है, HTML का ही टैग है, उसमें एक एट्रीब्यूट है। लैंग्वेज जो है इस वेबसाइट की वो इंग्लिश होगी। अभी आप इस चीज पे फोकस नहीं करिएगा, ये हम हटा भी सकते हैं। उसके अलावा हैट का टैग है, हैट के टैग में ये मेटा मेटा वाली जितनी भी चीजें हैं, इस पे भी गौर नहीं करना है आपको। आप ये देखें कि हमने पढ़ा था हेड के टैग में टाइटल का टैग होता है, और टाइटल के टैग में हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का टाइटल देते हैं। मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया CSS प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। ये टाइटल हो गया। उसके बाद हमने देखा हेड का टैग क्लोज, देन बॉडी का टैग ओपन, और हम अब यहाँ पर काम करेंगे। हम जब को वहां पर, अच्छा ये जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कुछ एक्सटेंशन है, आपको डाउनलोड नहीं करनी। मेरा तो काम है यही, तो ये इसलिए मैंने डाउनलोड की हुई है, तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा। बॉडी के टैग में हम क्या करेंगे, हम एक H1 बनाएंगे। हमने देखा था जब हम नोटपैड पे काम कर रहे थे तो एक एक टैग हमें खुद से बनाना पड़ रहा था, एंगल ब्रेकेट्स, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश भी खुद से लगा रहे थे, H1 भी खुद से लिख रहे थे, तमाम चीजें। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी के बाद H1 लिखना है। H1 लिखा, देखेंगे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मैंने सिर्फ इंटर क्लिक किया, यहाँ पे H1 का खुद ही आ गया। और मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी CSS प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। अब इसको ब्राउजर पर ओपन करने के लिए हमने क्या देखा था कल, कि एक एक्सटेंशन होती है जो कि यहाँ पर VS कोड की, देखें बॉक्स टाइप बने हुए ना, 4 बॉक्सेस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ये कल की क्लास में बताया गया है तमाम चीजें। यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है अपने PC में, जिसका नाम है लाइव सर्वर। जैसे ही आप यहाँ पे लाइव भी लिखेंगे तो वो आ जाएगी, लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह की ये कुछ एक्सटेंशन है पर्पल कलर की, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो तभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, बाकी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने से फायदा क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पे देखें लास्ट में गो लाइव का ऑप्शन आ गया, HTML के डॉक्यूमेंट के लास्ट में गो लाइव का ऑप्शन आ गया। और इसी के साथ साथ एक चीज और बताती चलूं, यहाँ पे आएंगे फाइल पर। फाइल पर आने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें ऑटो सेव, यहाँ पे चेक लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है लाइट का इशू है हर जगह। तो जो भी हम काम करते हैं उसे सेव करना भूल जाते हैं, कंट्रोल एस करना हमें बहुत हार्ड लगता है। तो आप ऑटो सेव पर चेक लगा देंगे, इससे क्या होगा, आप जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होगा, आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरी जो ये HTML का पेज है ये मेरे वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये देखें, मैंने हेडिंग डाली थी ना CSS प्रैक्टिस क्लास। अब हम CSS पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं CSS की फुल फॉर्म। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, CSS को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात समझना जरूरी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। आसान सी बात है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। सबसे फर्स्ट इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, और एक्सटर्नल CSS। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनलाइन CSS को किस तरह से लगा सकते हैं। नाम से ही पता लग रहा है इनलाइन, यानी जो टैग आपने बनाया है उसी टैग की लाइन में CSS अप्लाई करना। अब हमने अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी टैग के बारे में। मैंने क्या कहा, एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी टैग के बारे में, और ये हमेशा ओपनिंग टैग में आते हैं।
तो जब भी हम इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे तो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे। क्या किया मैंने, H1 के ओपनिंग टैग में आकर थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ पर लिखा है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे फिर बाय डिफॉल्ट क्या आया, स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट्स। ये होता है सिंटेक्स, सीएसएस का सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स किसे कहते हैं, लिखने का तरीका। जैसे हम कॉपी पे काम करते हैं ना, जब हम एसएसटी की काम करते हैं तो एसएसटी के फॉर्मेट में, यानी कुछ डायग्राम्स होती हैं। इंग्लिश का काम करते हैं तो ग्रामर का अलग ऐसे एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है। तो किसी भी काम को करने का तरीका वो कोडिंग के लैंग्वेज में सिंटेक्स कहलाता है। ठीक है, तो सीएसएस का सिंटेक्स क्या है, हमने इनलाइन सीएसएस लगानी थी तो H1 के ओपनिंग टैग में आकर स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया इक्वल्स टू डबल कोट्स, और वहां पे लिखा कि मेरा जो कलर है। अब हम बताएंगे कि हमें कौन से सीएसएस अप्लाई करनी है। हमने कहा कलर कॉलन, कॉलन कहते हैं इसे, ठीक है, और हेडिंग का कलर एक्वा कर दो। ठीक है, अब ये मैंने H1 क्या चाहा है कि जो H1 CSS प्रैक्टिस क्लास मैंने लिखी है इसका कलर एक्वा हो जाए। जब मैं ब्राउजर पे आकर चेक करूंगी तो देखें यहाँ पर CSS का जो कलर है, जो मतलब मैं हेडिंग डाली थी, उसका कलर एक्वा हो चुका। इसी तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप इसमें जाएं कलर पर बॉक्स में, और यहाँ पे आके कोई भी कलर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी जो कि कलर की प्रॉपर्टी थी, कि किस तरह से हम किसी एलिमेंट पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपकी बुक में भी लिखी है। ये देखें, अगर हम एक, ये रही आपकी बुक स्टाइलिंग विद सीएसएस, यहाँ पे लिखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट पर इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हुए कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज सिलेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर्स होते हैं। जिस एलिमेंट पर हमें कोई भी सीएसएस अप्लाई करनी होती है उस एलिमेंट को हम एज अ सिलेक्टर सपोज करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि मुझे H1, अच्छा रिवर्स की टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं वो इनलाइन सीएसएस देख रहे हैं, जो कि किस तरह से अप्लाई होती है। फर्स्ट, जो भी हमने H1 बनाया है उसके ओपनिंग टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स में हम बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर कलर और उसका कलर बता दिया। ठीक है, कलर तीन तरह से दे सकते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन कोई मसला नहीं है। ये देखिए, जब मैंने यहाँ से कलर कोई भी सिलेक्ट किया ना तो ये आरजीबी की फॉर्म में, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन बेसिक कलर होते हैं जो मिलकर कोई न्यू कलर स्पेसिफिक बना रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने इनलाइन सीएसएस देखी। अब हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस। मैं इस सीएसएस को यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, एज इट इज H1 का टैग है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ऊपर जो हेड का टैग है ना, हेड के टैग में टाइटल के टैग के बाद इंटर करेंगे और एक स्टाइल का टैग बना देंगे। जैसे ही मैं स्टाइल लिखूंगी तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, देन इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ये कौन सी सीएसएस है, इंटरनल। इनला हो रहा था उसी H1 यानी एलिमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे थे। इंटरनल में क्या हो रहा है, उसी HTML फाइल के अंदर अप्लाई हो रहा है स्टाइल के टैग। और स्टाइल का टैग कहाँ पे लगाएंगे, हेड के टैग के अंदर, टाइटल के टैग के बाद। आसान है नहीं बात। अब मैंने कहा कि मुझे H1 के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। किस तरह से करेंगे, H1 कर्ली ब्रैकेट्स, इंटर करेंगे, ये तरीका है।
इनलाइन लगाने का तरीका हमने देखा कि स्टाइल का एट्रीब्यूट, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे कलर कॉलन रेड सपोज। और इंटरनल लगाने का तरीका स्टाइल का टैग H1, फिर कर्ली ब्रेकेट्स, और फिर हम बता देंगे हमारा जो फॉन्ट कलर है वो सपोज रेड कर दो। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी रेड हेडिंग हो चुकी। इन दो चीजों को समझने का मकसद सिर्फ इंटरनल और इनलाइन सीएसएस से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। कभी भी जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो कभी भी हम इंटरनल और इनलाइन सीएसएस का यूज नहीं करते। इससे होता है क्या है कि आपका कोड बहुत ही मेसी नजर आता है, आप खुद ही परेशान हो जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ लग रही है। अब यहाँ पर एक सवाल है, अगर मैंने मल्टीपल H1 बनाए, यहाँ पर भी मैंने आकर H1, ठीक है, और मैंने H1 में रैंडम कुछ भी लिख दिया। अब मैं ब्राउजर पे देखूंगी तो फिर दोबारा H1 की वही हेडिंग, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो H1 है ना, ये न्यू वाला H1 जो है, इसका कलर कुछ और हो। अब ये यहाँ पे मसला आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने H1 को टारगेट करके रेड कलर लगा दिया। मैं दूसरे H1 को टारगेट कैसे करूं? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास का और आईडी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, H1 के ओपनिंग टैग में आकर इसे एक क्लास दे दूंगी। और क्लास कैसे देते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट लगाते हैं, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट, और नाम लिख देती हूँ स्कूल। ठीक है। क्या किया, मैंने इसको एक क्लास दी। क्लास देने के बाद क्लास का एट्रीब्यूट लगाया H1 में और उसमें लिख दिया स्कूल। अब मैं क्या करूंगी, सीएसएस कैसे अप्लाई करूंगी, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ऐड होने के बाद एंटर करूंगी। और क्लास को कैसे हम कैसे करते हैं, टारगेट डॉट के थ्रू करते हैं, डॉट स्कूल, जो भी मैंने वहां पर क्लास दी थी ना नीचे, वही यहाँ पे करेंगे, डॉट स्कूल कर्ली ब्रैकेट्स, देन एंटर करेंगे और यहाँ पे कह देंगे कलर हमारा कर दो ब्लैक, तो बाय डिफॉल्ट होता है red। अब देखिए छोटी सी गलती मुझसे हुई है, कोई भी बताएगा क्या गलती हुई है। कलर के बाद मैंने कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। अब मैंने जैसे कॉलन लगाया तो अब मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। अब देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाली जो हेडिंग थी उसका कलर सैल्मन है, जो कि मैंने दूसरा दिया, दूसरा दे देती हूँ, कोई ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला हेडिंग थी उसका कलर रेड है। तो हम किस तरह से अपने एलिमेंट्स को क्लास देकर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई मसला क्लास देने में? दीबा, उम्मे कुलसूम, राबिया, किसी को कोई मसला नहीं है? मैम इंटरनल वाला रिपीट। ओके, इंटरनल सीएसएस में दोबारा से रिपीट करती हूँ। इनलाइन में हमने देखा था कि हम किस तरह से एलिमेंट के अंदर लगा सकते हैं एट्रीब्यूट देकर। और इंटरनल में हमने क्या देखा कि जो हेड का टैग होता है ना, एचटीएमएल में हेड का टैग होता है, यहाँ पर टाइटल का टैग होता है। हेड में हम टाइटल लिखते हैं ना वेबसाइट का, यहाँ पर इंटर करने के बाद स्टाइल का टैग बनाएंगे प्रॉपर, जैसा H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनता है ना, सेम इसी तरीके से स्टाइल का टैग बनाएंगे। और उस स्टाइल के टैग में हम एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे। जैसे मुझे H1 के एलिमेंट को टारगेट करना था, और एक पैराग्राफ बना लेते हैं तो पैराग्राफ के एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमने जो H1 पर पहले प्रॉपर्टी अप्लाई की, जब हमने दूसरा H1 बनाया तो उस पर भी बाय डिफॉल्ट वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट किया हुआ था कि जितने भी H1 आए ना इस HTML फाइल में, सब पर कलर लगा दो रेड। उस
प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को सीखा जो कि क्लास का कॉन्सेप्ट था। वो क्या था कि हम H1 में आकर एक एट्रीब्यूट देंगे क्लास का। एट्रीब्यूट तो समझ आ गया ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ये देखें, H1 था ना, इसकी एडिशनल क्या हमने किया, एक एट्रीब्यूट बनाकर इसको स्कूल का नाम दे दिया। उस स्कूल के थ्रू हम टारगेट करेंगे CSS में आकर। कैसे हम किसी भी क्लास को टारगेट कर सकते हैं? डॉट के साथ टारगेट कर सकते हैं, डॉट। और जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, अगर देखें स्कूल अगर मैं स्मॉल एस से स्टार्ट कर दूंगी ना, तो ये CSS अप्लाई ही नहीं होगी। मैं हालांकि स्पेलिंग तो सेम है। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर CSS ये वाली अप्लाई नहीं हुई भी होगी। देखें, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्लास हम यहाँ पर दे रहे हैं वही क्लास हम ऊपर भी देंगे। नेम, क्लास का नेम, जैसे यहाँ पे कैपिटल एस से स्टार्ट था स्कूल, तो इसी तरीके से कैपिटल एस से स्टार्ट किया। हमने आज सीखी इंटरनल और इनलाइन CSS। यहाँ तक किसी को आई होप कि आप कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर अभी भी है तो मुझे चैट में रिस्पॉन्स करें। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। तो मैं ठीक है। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल के वर्ड से ही पता लग रहा है, यानी ऐसी CSS की फाइल जो HTML के फोल्डर में तो मौजूद हो, जिस फोल्डर में HTML फाइल है उस फोल्डर में तो मौजूद हो, लेकिन HTML के फाइल के अंदर नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाती हूँ जिसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या करती हूँ, style.css। जब भी हम HTML की फर्स्ट फाइल बनाते हैं तो मैंने आपको कहा ना, इंडेक्स के नाम से बनाते हैं। तो इसी तरीके से स्टाइल की फाइल बनाते हैं तो उसकी नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हमारे पास CSS की फाइल बनती है फर्स्ट, उसका नाम हम स्टाइल के नाम से रखते हैं। ये कन्वेंशन होती है, ठीक है। तो मैंने style.css एक्सटेंशन, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसके एंड में एक्सटेंशन लाजमी लगाते हैं। जैसे मैंने इंटर किया, मेरे पास यहाँ पर CSS की फाइल बन गई। CSS फाइल बनने की पहचान ये हैश आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पूरी बॉडी को देते हैं, बॉडी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा बॉडी कर्ली ब्रेकेट, और यहाँ पे कहा कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ और देती हूँ। ठीक है, बॉडी को हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक। अब हम अगर HTML की फाइल देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ फर्क ही नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बॉडी को, पूरी बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी हमारी HTML को तो पता ही नहीं है ना CSS की कौन सी प्रॉपर्टी मुझ पे अप्लाई हो रही है। यानी CSS की फाइल को HTML की फाइल में लिंक करवाते हैं जब हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं। जब भी हम CSS की अलग से फाइल बना के CSS अप्लाई करते हैं तो हमेशा उसको index.html की फाइल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ index.html का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि एक ही फाइल है। अगर हमारे पास होम पेज बनाना होता, हमें अबाउट पेज बनाना होता, पूरी वेबसाइट जैसे होती है होम अबाउट सर्विसेज, तो हम क्या करते हैं, about.html का पेज बनाते हैं। फिर उस पेज की अलग से CSS फाइल बनाते हैं about.css के नाम से। यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बातें जो मैं कह रही हूँ? तो इसी तरीके से तो इसी तरीके से हमने style.css को HTML से लिंक करवाना है। कैसे? वही सेम तरीके टाइटल के टैग में आएंगे। टाइटल के टैग के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे लिंक। जैसे ही आप लिंक लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे CSS, लिंक कॉलन CSS, आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट इतना सारा कोड, यानी छोटा सा एक लाइन का कोड हमारे पास लिखा हुआ आ गया। इस कोड का क्या मतलब है, हमने कल की क्लास में देखा था कि हम लिंक्स कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे एंकर टैग को यूज करते हुए। लेकिन जब भी हम CSS फाइल को HTML से कनेक्ट करते हैं तो लिंक टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है रिलेशन का, ठीक है। ये REL का मतलब है रिलेशन। इनका रिलेशन क्या है, यानी HTML और CSS का रिलेशन क्या है,
हमने कहा स्टाइल शीट का रिलेशन है, यानी सीएसएस की स्टाइल की शीट को कनेक्ट कर दो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से, ये रिलेशन है इनका। फिर href एट्रीब्यूट में हमने देखा था कि जो भी हमारे पास फाइल होती है जिसको हमें लिंक करना होता है तो उसको हम href एट्रीब्यूट में करते हैं। तो मेरी फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस था, ऐसे ही था। और यहाँ पर भी स्टाइल डॉट सी एस एस बाई डिफॉल्ट है। आपने अपनी फाइल का नाम कुछ और लिखा है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता ही स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो आपको यहाँ पे इसका नाम हमेशा चेंज करना होगा। जो नाम आपने लिखा है सी एस एस फाइल का वो ही लिखेंगे। तो मेरा बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट सी एस एस ही था। अब अगर मैं देखूंगी ब्राउजर पे जाकर, मैंने सिर्फ कितना सा काम किया है कि HTML में इंडेक्स वो स्टाइल डॉट सी एस एस को कनेक्ट किया है लिंक के थ्रू। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखूंगी तो देखिए पूरी बॉडी पर लाइट ब्लू कलर अप्लाई हो गया। इंटरेस्टिंग है ना, पूरी बॉडी पर लाइट ब्लू कलर आ गया। जबकि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे दी है, दूसरी किसी फाइल में जाकर दी थी हमने कि बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू कर दो। अब हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ सिर्फ पी लिखकर इंटर करेंगे, पी टैग बन गया। और हमें बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए और हमारे पास टाइपिंग करने का टाइम नहीं है, तो एक हमारे पास लॉरेम का एक कन्वेंशन है। हम क्या लिखेंगे, LOREM लॉरेम। और जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा 20 वर्ड्स मुझे चाहिए, लॉरेम 20 लिखकर इंटर करूंगी तो ये मेरे पास 20 वर्ड्स का बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ, जिसके मायने कुछ नहीं है, हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कुछ पैराग्राफ है जो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम इस पे थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं कि हम और प्रॉपर्टी किस तरह से यूज कर सकते हैं। जहां पे स्टूडेंट समझ नहीं आएगा वहीं पे मुझे स्टॉप करवा के पूछना है। तो ये हमारी बुक है। अभी हमने क्या चीजें देखी, किस तरह से हम कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। और इंटरनल एक्सटर्नल ये तमाम चीजें देख ली हमने। सॉरी, यहाँ से देखते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, किस तरह से फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग पर। फॉन्ट का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको जब डेस्का की वेबसाइट दिखाई थी जो हमारी है, तो मैंने उसमें क्या कहा था, जो फर्स्ट हेडिंग के बाद थोड़ा सा बोल्ड होके टेक्स्ट लिखा हुआ है कि चाहे तो उसमें H2 H3 का यूज कर लें, अदरवाइज हम CSS के थ्रू भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यही वो प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज वाली, जहाँ पे 16 पिक्सल लिखा हुआ है। इसके थ्रू हम साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ वाला रिपीट करना है, ठीक है। पैराग्राफ में हमने देखा कि एक टी टैग बनाएंगे, सिंपल पी लिखेंगे टैग लिखने के लिए। और हमारे पास VS कोड बहुत ही अच्छा मैंने कहा था ना, वो इसीलिए है कि पी लिख के जैसे इंटर करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। फिर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए तो हम लिखेंगे लॉरेम और 30, कितने यानी वर्ड्स का टेक्स्ट चाहिए। लॉरेम 30 लिखने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास एक 30 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं ब्राउजर पे देखती हूँ तो मेरे पास दो पैराग्राफ होने चाहिए, एक ये रहा, दूसरा भी ये रहा। ठीक है, आप समझ आया। फॉन्ट फैमिली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आए हम स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल में, और यहाँ पे आकर हमने पैराग्राफ को टारगेट किया। अब देखिए मैं जब पैराग्राफ को टारगेट कर रही हूँ ना पी टैग को, तो मैंने दो पैराग्राफ के टैग बनाए, उन दोनों पर सेम सी एस एस अप्लाई होती रहेगी। कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, देन इंटर किया और मैंने यहाँ पर कलर रेड दे दिया। फिर स्टूडेंट कह रही हूँ, ये जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, ये मैंने अपनी तरफ से एक्सटेंशन कुछ की हुई है, आपके पास नहीं होगा तो आपको खुद से लिखना है कलर रेड। एंटर करेंगे और मैंने यहाँ पे कहा फॉन्ट। जैसे ही हम कुछ लिखते हैं ना तो ये बिल्ट इन हमारे पास देता है, VS कोड भी देता है। फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। हम पिक्सल में भी करते हैं 24 पिक्सल।
ठीक है। अब हम अगर रिजल्ट देखें पैराग्राफ का, तो देखें इसका साइज इंक्रीज हुआ 24 पिक्सल। लेकिन यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हुआ है पैराग्राफ पे, क्यों? कलर मैंने अच्छा यहाँ पे रेड दे दिया। कलर मैं हटा देती हूँ। फॉन्ट साइज, अब हमने देखा कि देखो यहाँ पे ब्राउजर पर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली है ना, वो कुछ इस तरह की है। अब हमें ये फॉन्ट्स अच्छा नहीं लग रहा अपनी वेबसाइट पे। हम चाहते हैं जो CSS प्रैक्टिस लिखा है या फिर जो पैराग्राफ लिखा है ये किसी अच्छे से टेक्स्ट में आके डिस्प्ले हो, अच्छे से फॉन्ट स्टाइल में। तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। देखें बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये आ गया, इंटर कर देंगे। और डिफरेंट हमारे पास ये होते हैं, देखें एरियल है, कैम्ब्रिया है, इसी तरीके से ये तमाम चीजें आप लगा के, कर्सिव लगाती हूँ मैं। ठीक है, कर्सिव लगा के चेक करते हैं। अब ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कर्सिव से। और कुछ और टेक्स्ट लगा के चेक करती हूँ। अब मैं लगाती हूँ फैंटेसी। अब कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है। तो देख सकते हैं आप CSS के थ्रू हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। अब बेसिक सी एक वेबसाइट तो बनती है स्टूडेंट आपकी तरफ से। खुद से बना के मुझे लिंक शेयर करें, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, अगर मैं एरियल सैंस सेरिफ लगाऊंगी। अच्छा, फॉन्ट की भी ना कुछ किस्में होती हैं, यही कहते हैं इनके कुछ खानदान होते हैं। जैसे जैसे ये सैंस सेरिफ है ना, तो सेरिफ। तो इस लेवल पे अभी हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये होता है। तो ये देखें, अब ये इस तरह का टैक्स लग गया। तो अभी हमने क्या देखा, कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली, और इसी तरीके से अब हम देखते हैं फॉन्ट वेट। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फॉन्ट वेट के नाम से। जैसे ही हम फॉन्ट वेट लिखेंगे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमें बताओ कि तुम्हारा जो फॉन्ट है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, वो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड से भी ज्यादा बोल्डर होना चाहिए, या फिर उसकी कुछ किस्में किस्में देते हैं, जैसे 800, 900, लाइटर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लाइटर पे क्लिक करती हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट था वो देखें कितना पतला सा हो गया लाइटर पर। इसे हम वेट कहते हैं। साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम बोल्ड इटैलिक एम्फेसिस करते हैं ना वर्ड में, बोल्ड करने से कोई भी टेक्स्ट मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से ये फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड, लाइटर इस तरह से करती है। अगर मैं बोल्ड कर दूंगी, तो ये देखें बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हुआ। जैसे CSS प्रैक्टिस थोड़ी सी बोल्ड बाय डिफॉल्ट होती है, इसी तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को भी बोल्ड कर सकते हैं। और CSS, अब हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी रहती है हमारी। फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया, फॉन्ट साइज देखते हैं, अभी हम फॉन्ट वेट पढ़ लिया, फॉन्ट स्टाइल देखते हैं। अब हम फॉन्ट साइज देखते हैं। इंटर करेंगे, और यहाँ पे हमने कहा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैंने इसको बताया कि 30 पिक्सल कर दो। अच्छा, फॉन्ट साइज हम ऊपर देख सके 24 पिक्सल हमने पहले से ही दिया था। ये प्रॉपर्टी अभी मैं हटा देती हूँ। फॉन्ट स्टाइल देखते हैं, फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे डिफरेंट हमारे पास होता है, इटैलिक होना चाहिए हमारा फॉन्ट, अभी मैंने बताया था। बोल्ड होना चाहिए हमारा फॉन्ट, तो स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आके देखूंगी, तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कर्व हो गया है। देख रहे हैं, थोड़ा सा कर्व हो गया। तो इटैलिक में क्या होता है, कर्व ही तो होता है हमारा टेक्स्ट। अभी ये इसलिए पता नहीं लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बोल्डर की प्रॉपर्टी दी है। अब हमने ना कल एक चीज देखी थी HTML को पढ़ते वक्त, एंड में देखा था कि हम कमेंट्स कैसे कर सकते हैं HTML में। जो भी टेक्स्ट हम, जो भी कोड कमेंट्स में करते हैं, तो उसका मतलब होता है, क्या होता है कि वो वेबसाइट पे नजर नहीं आता वो टेक्स्ट। इसी तरीके से CSS में भी हम कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर फॉन्ट वेट को कमेंट कर रही हूँ, तो इसका तरीका और HTML का तरीका अलग अलग है, यानी
कमेंट दिखने में अलग अलग होते हैं। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। आपको एक शॉर्टकट की बता रही हूँ। आपको कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो देखें, ये जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, इसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा, स्टार लगा, इसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगा और फॉरवर्ड स्लैश। अब फॉन्ट वेट बोल्ड था ना, अब मैं वेबसाइट पे आके देखूंगी तो बोल्ड नहीं होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने कमेंट कर दिया, यानी कह दिया कि अभी तुम मेरे एलिमेंट पे अप्लाई मत होना। ठीक है। इसी तरीके से HTML के कमेंट्स को देखते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है ना, मैंने इस पैराग्राफ को, ये इस हेडिंग को कमेंट किया, सेम तरीके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अब मैंने जो बात कही थी कि अलग अलग होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिंटेक्स अलग अलग होता है। ये देखें, एंगल ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, दो माइनस साइन, उसके बाद फिर ये। ठीक है, ये CSS का, HTML का वो होता है सिंटेक्स। और ये इसी तरीके से CSS का सिंटेक्स क्या होता है, स्टार और बैकस्लैश। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। क्या मैं assume आप ये जो 24 पिक्सल टेक्स्ट में मैंने लगाया है ना, ये मैंने खुद लगाया है, ये पहले से नहीं लगा हुआ। सारी प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो खुद से लगा रहे हूँ CSS के थ्रू। तो स्टाइल से हमें अंदाजा हुआ कि किस तरह से हम एक फॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं, साइजिंग कर सकते हैं उसकी, फैमिली फॉन्ट की, और किस तरह से हम उसका फॉन्ट वेट बता सकते हैं। तो अब हम बुक में देखते हैं और कौन सी चीजें रहती हैं। ये तमाम चीजें आप खुद से भी पढ़िएगा, वैसे हमने डिटेल में देख लिया कि इन तमाम प्रॉपर्टीज का क्या क्या फायदा होता है। अब हम बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको एक बैकग्राउंड इमेज लगाकर दिखाई थी, सॉरी कलर लगाकर दिखाया था बैकग्राउंड पर। तो ये चीज तो हमें क्लियर है कि सबसे पहले हमने देखे बॉडी के ऊपर ही, डायरेक्ट बॉडी पर CSS अप्लाई की थी, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अब हम बैकग्राउंड कलर के अलावा भी, बैकग्राउंड हमारे पास इमेज का एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो अप्लाई करके देखते हैं। इसी वजह से मैंने दो इमेजेस को डाउनलोड किया था आपके इस फोल्डर में। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। जैसे ही थोड़ा सा टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आते हैं। बैकग्राउंड, और यहाँ पे ये देखें, इमेज, बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करना है। और जैसे ही प्रॉपर्टी आ जाएगी तो आपको क्या लिखना है, URL। यूआरएल पता है ना, किसी भी वेबसाइट का URL, HTTPS, ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में। अब हमें यहाँ पर अपनी इमेज का URL देना है। जैसे मैंने URL लिखा तो मेरे पास ये आ गया, मैंने एंटर किया। यानी URL लिखने के बाद गोल ब्रैकेट्स बनाएंगे, और यहाँ पे अपनी इमेज का पाथ क्या होता है, कहाँ पे हमारी इमेज सेव है। जैसे ही हम, एक आसान तरीका बता रही हूँ, कंट्रोल और जो आपका स्पेस बार होता है उस पर क्लिक करेंगे एक साथ, कंट्रोल और स्पेस बार एक साथ, तो हमारे पास ना ये ड्रॉप डाउन खुल जाता है, ये वाला। ये बताता है कि आपके फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। अब मुझे बता रहे हैं इंडेक्स डॉट HTML मौजूद है, पिंक फ्लावर के नाम से एक इमेज मौजूद है, स्टाइल डॉट CSS मौजूद है, और फ्लावर डॉट इमेज। मुझे इमेज चाहिए थी, मैंने फ्लावर डॉट इमेज पर क्लिक कर दिया। अब मैं जब आकर अपना पेज देखती हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, कि हमारे बैकग्राउंड पर इमेज अप्लाई हो चुकी। अब इमेज अप्लाई होने में हमारे पास एक चीज होती है कि ये बैकग्राउंड ना रिपीट होता रहता है, क्योंकि देखिए मेरी इमेज ना सिर्फ यहाँ तक की है। अगर मैं आपको एनोटेट करके बताऊं, ये देखें, इमेज ना सिर्फ यहाँ तक की थी, लेकिन क्या हुआ, फिर ये यहाँ पे भी आना शुरू हो गई। कंट्रोल माइनस करके अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं जूम की, पहले तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी स्क्रीन को माइनस कंट्रोल माइनस करके दिखाऊं तो आप देखें, अच्छा ये नहीं हो रही है। तो ये पूरे स्क्रीन पर ना छोटी छोटी इमेजेस आई हुई होंगी, पूरी स्क्रीन पर। एक इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज का देखें आपको ये सिर्फ क्लाउड नजर आने वाला है, यहाँ पर भी ये इमेज लगी हुई है। तो ये बैकग्राउंड
बाय डिफॉल्ट रिपीट होता रहता है, जो भी इमेज हम अपने बैकग्राउंड पे लगाते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिपीट होती है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे आके इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखिए रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में आके कहेंगे नो रिपीट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारी इमेज है ना वो एक मर्तबा आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी पूरी इमेज थी। तो हमने क्या देखा अभी, जब हम बैकग्राउंड इमेज अपने बैकग्राउंड पे लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पूरे पूरे वेबसाइट के पेज पर, पूरे ब्राउजर पर रिपीट होती है जब तक कि पूरा ब्राउजर कवर नहीं कर लेती। तो एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमने देखा बैकग्राउंड रिपीट होना चाहिए, हमने कहा नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी एक इमेज थी ना वही आकर लग गई। अब आप देखें यहाँ पे तो ये पूरा कवर ही नहीं कर रही ना, ये सिर्फ वाइट स्पेस नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर भी वाइट स्पेस नजर आ रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको HTML का जो कोड है ना वो कमेंट कर देती हूँ ताकि हमें और आसानी हो। ठीक है, ये देखिए, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है। बुक में चलते हैं हम। हमने देखा बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगाते हैं, कलर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड को रिपीट कैसे खत्म किया जा सकता है, बैकग्राउंड की पोजीशन और बैकग्राउंड का साइज। अब हम CSS में आके देखते हैं बैकग्राउंड का साइज। यहाँ पे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, कवर में होता क्या है कि जो हमारी इमेज होती है ना वो पूरा का पूरा ब्राउजर पर कवर हो जाती है। अब देखें थोड़ा ब्लर हो रहा है, यानी हमारी इमेज इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसको कवर किया जाए और पूरा स्क्रीन पर आए और साथ साथ ब्लर ना हो, यानी इमेज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसी इमेज डाउनलोड कीजिएगा जो ब्लर ना हो। ठीक है, तो जब हमने बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाकर नो रिपीट किया था तो हमारी इमेज इतने से स्पेसिफिक पार्ट में आ गई थी। फिर हमने बैकग्राउंड साइज कवर करके कहा कि जैसी भी इमेज है ना हमारी, हमें अपने ब्राउजर के पूरे पेज पर चाहिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया बैकग्राउंड साइज को कवर कर दो, यानी पूरे बैकग्राउंड ब्राउजर का जो बॉडी है ना उसको कवर कर लो। तो उसने कवर कर लिया, फिर वो ब्लर हो या कैसे भी हो, आपको अच्छी इमेज लेनी है। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, बैकग्राउंड की पोजीशन। अब मैं इसे कवर को भी कमेंट करती हूँ, बैकग्राउंड रिपीट को भी नो रिपीट कर देते हैं, चैनल्स को। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी बताने लगी हूँ। यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड की जो मल्टीपल पोजीशन होती हैं उसमें बॉटम बॉटम करके दिखाती हूँ, या फिर हम लेफ्ट राइट करते हैं पहले, टॉप राइट, टॉप राइट। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा जो इमेज है वो टॉप राइट होना चाहिए। टॉप राइट का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ हो ब्राउजर के और राइट साइड पे हो। अब मैं टॉप लेफ्ट करती हूँ। ये टॉप लेफ्ट था और ये अब मैं राइट करूंगी, मुझे वहां पे माइन वो नहीं देना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉप राइट किया तो ये क्या होगा, राइट साइड पे आ जाएगी। अब आ गई। तो हमने इसमें क्या सीखा कि हम अपने बैकग्राउंड की इमेज को पोजीशन भी दे सकते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये तमाम पोजीशन यहाँ पे मेंशन है, आपको प्रैक्टिस करनी है लाजमी लाजमी। ठीक है, अब हम एक डिव बनाकर चेक करते हैं डिव किसे कहते हैं, और फिर हम आगे की एडवांस CSS सीखेंगे जो थोड़ी सी बहुत आसान है लेकिन एडवांस कह लें, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रिड किस तरह से लगा सकते हैं, ग्रिड का क्या मकसद होता है CSS में, और फ्लेक्स बॉक्स कैसे हम लगा सकते हैं, एनिमेशन अपनी वेबसाइट में ट्रांजिशन किस तरह से लगा सकते हैं। ये तमाम चीजें हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अब मैं क्या बताने लगी थी आपको डिव्स के बारे में। डिव्स होता कुछ नहीं है भाई,
लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे HTML में, और HTML की फाइल में आने के बाद अब इन पैराग्राफ को मैं हटा ही देती हूँ, और यहाँ पे आके बनाते हैं div। जैसे div लिख के एंटर किया तो ये div का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया, और इस div में मैं एक पैराग्राफ और एक हेडिंग बाय डिफॉल्ट दे देती हूँ। ठीक है, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। यहाँ पे आके जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगी तो होगा कुछ नहीं, सिंपल एक पैराग्राफ और हुआ। मैं इस इमेज को भी हटा देती हूँ यहाँ से, इन सारी CSS को हटा दो। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, सिंपल सा मेरे पास एक पैराग्राफ। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैम आपने तो डिव के अंदर ये तमाम चीजें लिखी थी, तो डिव कहाँ पे है? वही चेक करने लगे हम कि डिव को हम कैसे देख सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, बट हम फिर भी बल्कि बुक में है, वेट और तमाम चीजें। अब मैं यहाँ पर आके कहती हूँ, जो मेरा डिव है इसको एक CSS की प्रॉपर्टी दे दो, यानी उसकी हाइट कर दो, हाइट 200 पिक्सल। और इसी तरीके से उसके जो उसकी विड्थ है, विड्थ भी कर दो 200 पिक्सल। ठीक है, इसी तरीके से उसे एक बैकग्राउंड कलर दे दो। डिव पर डिव पे ये तमाम चीजें अप्लाई हो रही हैं। बैकग्राउंड कलर दे दो जो कि है पिंक। और अभी हम इतना ही देखते हैं। हमने डिव पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की कि जो डिव है ना उसको बॉक्स नुमा बना दो, यानी उसकी हाइट भी 200 कर दो, उसकी विड्थ भी 200 कर दो, और उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो पिंक कलर का। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो डिव था जिसमें हमने एक HTML की हेडिंग और एक पैराग्राफ लिखा था, वो इस शक्ल में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा साइज और इंक्रीज करते हैं, 300 करते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डिव उसमें बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि हम एक चीज अगर डिव के थ्रू कर रहे हैं, जैसे हमने फुटर बनाया, हेडर बनाया, तो वो हम ज्यादातर डिव को यूज करते हुए बनाते हैं। तो हमें आसानी होती है कि हम उस पर CSS की प्रॉपर्टी लगाकर उसको रिस्पॉन्सिव कर सकें। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है, ये जो हमारी वेबसाइट हम जो भी बनाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लैपटॉप पे ओपन ना हो, बल्कि अगर हम किसी के मोबाइल में वो लिंक शेयर करें तो वो मोबाइल पर भी ओपन हो, टैबलेट पर भी ओपन हो, आईफोन पर भी ओपन हो। तमाम जो डिवाइसेस हैं, उन तमाम डिवाइसेस के लिए अपनी वेबसाइट को इतना कैपेबल बनाना कि वो हर जगह ओपन हो सके, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ सब कुछ? स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी जो हम कल की क्लास करेंगे उसमें भी डिव का तमाम कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे। अभी सिर्फ हाइट और विड्थ जैसी प्रॉपर्टीज से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था, यस जो मैम क्लियर है। जी जो कि हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि हम किस तरह से विड्थ और हाइट दे सकते हैं किसी भी डिव को या फिर किसी भी सेक्शन को। अब मुझे कोई भी एक स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करके, पहले तो ये बताएं VS कोड तो डाउनलोड हो गई नहीं भी है तो हम नोटपैड पे करवा लेंगे। एक स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे HTML में हेडिंग क्रिएट करके दिखाएं, 6 हेडिंग। जल्दी से स्टूडेंट, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स हैं।
कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आप नोट पैड पे मुझे करके दिखा दीजिए। अब हम ओपन है। मैं लिख रही हूँ, टाइटल लिखेंगे वेब पेज, क्लोज टाइटल। अच्छा अक्सा, आप माशाल्लाह आप ये तमाम चीजें कर रही, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से करें हेडिंग, और ये तमाम चीजें ना साथ साथ एक्सप्लेन भी करें। आसान चीजें ना सारी साथ साथ एक्सप्लेन करें।
और स्टूडेंट, मैं कल से यही क्लास का रूल रखूंगी, और जब तक हम पाइथन नहीं पढ़ लेते 6वीक तक, यही रूल रहेगा। कल सबके पीसी में वीएस कोड लास्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए। हमने 2 क्लासेस में वीएस कोड को डाउनलोड करने का तरीका सीखा था, तो लास्ट में कल आप सबके पास वीएस कोड होना चाहिए। बस। जी वेरी गुड रक्षा, आप हेडिंग्स भी क्रिएट करें जल्दी से, 6 हेडिंग्स क्रिएट करके दिखाएं मुझे। रीड कर दें। यहाँ पे अब बॉडी का टैग बनेगा हेड के टैग के बाद, और बॉडी के टैग में हम 6 हेडिंग्स बनाएंगे। क्रिएट करें जल्दी से। वन बनाइए, ये ज्यादा बोल्ड होगी। अगर हम हेडिंग टू बनाएंगे और अगर हम हेडिंग हमारी 6 बनती है, ये बहुत आ जाता है। अब हम पैराग्राफ लिखते हैं।
वेरी गुड। अच्छा अक्सा, आप कंफर्म करें ये कोडिंग आपने की है? ये अक्सा ने कोडिंग की है? ठीक है, स्क्रीन अक्सा की शेयर है। बाकी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबने, मुझे खुशी है इस बात की, जो चीज़ हमने सीखी थी वो तमाम चीज़ें आपने मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाई हैं। तो कल की क्लास में मैं किसी भी एक स्टूडेंट से सीएसएस अप्लाई करके दिखाऊंगी, और उसी के साथ साथ इस फाइल को कैसे सेव करना था। अभी तो हमारे 2-3 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं क्लास के। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में भी मुझे टैग करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वेरी गुड एक्सक्यूज अक्सर। मी मैम। जी बोले। मैम जैसे आपने वो उस दिन आपने वो पेज खोला था जो आपने बनाई है असेसमेंट के, तो वहां पे आपने आइकन लगाया था, तो वो कैसे लगाया था आपने? असेसमेंट की आइकन्स, अच्छा वेबसाइट पे आइकन्स किस तरह से लगाते हैं, हाँ ये चीजें भी हम देखेंगे। बुक में नहीं है, कोर्स कंटेंट में, लेकिन ये देखेंगे। अच्छा मैंने तो आप सबके लिए ये भी सोचा है, इंशाल्लाह आप सब ना अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले फ्री हो जाएं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आई कोड पे ही आपको फ्रंट एंड का कोर्स करवाएंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट का, ठीक है? उसमें तमाम चीजें और भी डीपली होंगी। और अभी तो हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है। जब आप एडवांस सब तमाम चीजें पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा, ये सब तो बहुत चीज आसान थी। तो आइकन्स किस तरह से लगाते हैं ये भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी के कंटेंट में हो जो हमने अभी तक कवर किया है, तो ग्रुप में भी मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? नो मैम, थैंक यू, क्लियर है। ओके, नो तो मैम, अब थैंक यू, क्लास को क्लियर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।